हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 10th के अंतर्गत अर्थशास्त्र को देख रहे थे और अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग अध्याय 1 जो विकास है, अध्याय 2 जो भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक है तथा अध्याय 3 मुद्रा और साख है, उस पर हम लोग डिस्कशन भी कर चुके हैं तथा उस पर हम नोट्स देख चुके हैं। आज हम लोग अध्याय 4 पर डिस्कशन करेंगे। अध्याय 4 तथा अध्याय का नाम है वैश्वीकरण तथा भारतीय अर्थव्यवस्था। इस लेसन की शुरुआत हम लोग इसी से करते हैं कि वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण क्या है या वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? तो इससे पहले यह जाने कि इस लेसन के अंतर्गत हम लोगों का जो वैश्वीकरण है वह वैश्वीकरण के अंतर्गत किन किन चीज़ों को समझना है, क्योंकि यहाँ पर इस लेसन के अंतर्गत जो वैश्वीकरण की चर्चा किया गया है वह सीमित स्तरों पर किया गया है। अगर हम वैश्वीकरण के कारक की बात करें कि वैश्वीकरण के कितने कारक हो सकते हैं, तो आयाम, कि वैश्वीकरण के कितने आयाम हो सकते हैं, तो वैश्वीकरण के आयामों के अंतर्गत आता है सामाजिक आयाम, दूसरा आता है आर्थिक आयाम, तीसरा आता है राजनीतिक आयाम, तथा चौथा आता है सांस्कृतिक आयाम। लेकिन इस लेसन के अंतर्गत हमें सामाजिक आयाम को नहीं देखना है, राजनीतिक आयाम को नहीं देखना है, हमें सांस्कृतिक आयाम को नहीं देखना है, केवल आर्थिक आयाम पर ही चर्चा करना है और विशेष रूप से बहुराष्ट्रीय कंपनियों के संबंध में, विशेष रूप से बहुराष्ट्रीय कंपनियों के संबंध में। क्योंकि इस चैप्टर के अंतर्गत यानी कि वैश्वीकरण तथा भारतीय अर्थव्यवस्था चैप्टर के अंतर्गत जो वैश्वीकरण की चर्चा किया गया है, जैसा कि हमने कहा कि सीमित स्तरों पर वैश्वीकरण की चर्चा किया गया है। यहाँ पर जो वैश्वीकरण हो रहा है उसके लिए प्रौद्योगिकी का विकास, यानी कि जो भी इसके लिए वैश्वीकरण के अंतर्गत हम लोगों को चर्चा करना है इस चैप्टर के अंतर्गत, प्रौद्योगिकी के विकास, उदारीकरण तथा WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन, तथा तीसरा है निवेश, तथा व्यापार। यानी इस चैप्टर के अंतर्गत नंबर 1 हमें किस चीज की चर्चा करना है, तो वैश्वीकरण की जो चर्चा करना है वह सीमित स्तरों पर करना है। क्यों करना है? क्योंकि वैश्वीकरण का विभिन्न आयाम हो सकते हैं। सामाजिक आयाम की बात करें, आर्थिक आयाम की बात करें, राजनीतिक आयाम की बात करें, सांस्कृतिक आयाम, ये आयाम हो सकते हैं जिसको हम लोग भूमंडलीकरण के अंतर्गत
लगभग हम लोगों ने सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक आयाम को भी देखा है। लेकिन इस वैश्वीकरण के चैप्टर के अंतर्गत जो हम लोगों को देखना है, वैश्वीकरण को देखना है, वह सीमित अर्थों में देखना है और केवल बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा वैश्वीकरण में किस प्रकार से योगदान दिया जा रहा है उसी पर चर्चा करना है। यानी कि विदेशी निवेश तथा विदेशी व्यापार की चर्चा करना है, उदारीकरण तथा WTO की चर्चा करना है, तथा प्रौद्योगिकी का जो विकास हो रहा है और प्रौद्योगिकी के विकास ने उदारीकरण की प्रक्रिया को कैसे प्रभावित किया है, इसी तक सीमित रहना है, यहीं तक सीमित रहना है। तो हम लोग यहाँ वैश्वीकरण को पहले देखते हैं कि वैश्वीकरण क्या है। अगर हम आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक विकास की चर्चा करें तो आज देखा जा रहा है, आज वैश्विक स्तर पर अत्यधिक विदेशी निवेश तथा विदेशी व्यापार के कारण बाजारों या देशों के मध्य बाजारों तथा उत्पादन का एकीकरण हो रहा है। एकीकरण काफी तीव्र गति से हो रहा है, इन सब चीजों को हम लोग समझेंगे। जो बीच बीच में जो भी शब्द आए हैं उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। पहले नंबर हम लोग यह जाने कि यह वैश्वीकरण जो हो रहा है उस वैश्वीकरण के कारण क्या उत्पन्न हो रहा है, यानी कि दो देशों के मध्य में एकीकरण हो रहा है। तो हम लोग वैश्वीकरण को कैसे परिभाषित करेंगे, इस परिप्रेक्ष्य में वैश्वीकरण को परिभाषित कैसे करेंगे। तो वैश्वीकरण क्या है, तो विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध तथा तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहा जाता है। यह जो दो देशों के बीच में जो संबंध की बात हो रहा है, यह संबंध का आयाम कई हो सकते हैं। जो हम लोग परस्पर संबंध की बात कर रहे हैं और एकीकरण की बात कर रहे हैं, उसका कई आयाम हो सकता है। अभी हमने कहा कि वह आयाम किस रूप में हो सकता है, तो सामाजिक रूप में हो सकता है। अभी हमने कहा कि सांस्कृतिक रूप में हो सकता है, आर्थिक तथा राजनीतिक रूप में भी हो सकता है। लेकिन इस चैप्टर के अंतर्गत, इस वैश्वीकरण के इस अध्याय के अंतर्गत जो भी हम लोगों को वैश्वीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत देखना है, उसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा कैसे अत्यधिक विदेशी निवेश और अत्यधिक विदेशी व्यापार के कारण दो देशों के मध्य में संबंध उत्पन्न हो रहा है, तथा उस संबंध के कारण जो एकीकरण की प्रक्रिया हो रही है उसी तक हम लोगों को सीमित रहना है। तो यहां पर प्रश्न उठता है कि अत्यधिक विदेशी निवेश यानी कि विदेशी निवेश का मतलब क्या है, तथा विदेशी व्यापार का मतलब क्या है। क्योंकि यही विदेशी निवेश और विदेशी व्यापार क्या कर रहे हैं, दो देशों के मध्य बाजारों का
जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है, क्योंकि आज अगर वैश्विक स्तर पर कहें तो जो बाजार है उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण हो चुका है। अगर उत्पाद की बात करें तो तमाम तरह के जो उत्पाद हैं किसी देश विशेष का नहीं रह गया है, क्योंकि वह उत्पाद हमारे बाजार में बहुत से, चाहे चाइना के माल की बात करें, चाहे जापान की बात करें, जर्मनी की बात करें, फ्रांस की बात करें, अमेरिका की बात करें, तमाम तरह के जो देश हैं उनके उत्पाद हमारे घरेलू बाजार में मिल सकते हैं। यानी कहने का अर्थ यह है कि आज वैश्विक स्तर पर क्या हो रहा है, बाजारों का एकीकरण हो रहा है, उत्पादन का एकीकरण हो रहा है, और इस एकीकरण में बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या कर रही हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। ध्यान रहे, बहुराष्ट्रीय कंपनियां महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। हमने कहा ना कि ध्यान रहे कि इस चैप्टर के अंतर्गत जो भी वैश्वीकरण की चर्चा करना है, उस वैश्वीकरण के अंतर्गत बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होंगी, मध्य में होंगी, क्योंकि यह चैप्टर में स्पेशली बहुराष्ट्रीय कंपनियों तक ही सीमित रखा गया है। तो अब यहां पर समझते हैं कि ये विदेशी निवेश क्या है। विदेशी निवेश क्या है? विदेशी निवेश क्या है? तो देखिए, कोई भी उत्पादन इकाई जो स्थापित होती है तो उसे तमाम तरह की परिसंपत्तियों को खरीदने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। अगर हम परिसंपत्तियों की बात करें कि किस प्रकार की परिसंपत्तियां खरीदने की आवश्यकता होती है, तो उत्पादन जो इकाई होता है, उत्पादन इकाई का मतलब होता है कि जैसे कि कोई कंपनी है जिसको खोलने की आवश्यकता है, जहां पर अब क्या होगा, वस्तुओं का उत्पादन होगा। तो कोई भी उत्पादन इकाई जब स्थापित होती है तो उसे पूंजी की आवश्यकता होती है। किसके लिए? तो विभिन्न प्रकार की परिसंपत्तियों के लिए। वह विभिन्न प्रकार की परिसंपत्तियां क्या हो सकती हैं? भूमि हो सकता है, क्योंकि कोई भी उत्पादन इकाई कहाँ लगाया जाएगा, भूमि पर लगाया जाएगा। और यह आवश्यक नहीं होता है कि प्रत्येक प्रकार की जो उत्पादन इकाई स्थापित किया जाता है उसके पास लैंड होता है, भूमि होती है। उसे क्या करने की आवश्यकता होता है? खरीदने की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से उस पर भवन बनाने की आवश्यकता होगा। तमाम तरह के जो मशीन होंगे, मशीन खरीदने की आवश्यकता होगी, या फिर उपकरण खरीदने की आवश्यकता होगा, या फिर कच्चा माल खरीदने की आवश्यकता होगा। तभी तो यह उत्पादन इकाई क्या कर सकती है? उत्पादन कर सकती है। इसके लिए उत्पादन इकाइयां क्या करती हैं? बाजार से पूंजी जुटाने का प्रयास करती हैं। तो बाजार से जो पूंजी आता है वह किस रूप में आता है? निवेश के रूप में आता है। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, लाभ अर्जित करने के लिए या फायदा प्राप्त करने के लिए किसी कंपनी में निवेश करते हैं, और जो यह उत्पादन इकाई है, यह उत्पादन इकाई क्या करेगी? विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करेगी, बाजार में बेचेगी, तथा इसको जो मुनाफा होगा, जो भी मुनाफा यानी फायदा होगा, वह क्या होगा? निवेशकों में वितरित कर दी जाएगी। और इस तरह से निवेश क्यों किया जाता है? तो निवेश किया जाता है लाभ के लिए किया जाता है, क्योंकि निवेश का अंतिम उद्देश्य ही क्या होता है? लाभ अर्जित करना। तो ये निवेश है। तो विदेशी निवेश क्या कहा जाता है? जब एक देश की कंपनी किसी दूसरे देश में पूंजी का निवेश करती है तो उसे हम लोग विदेशी निवेश के नाम से जानते हैं। इसे ही हम लोग एफडीआई कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं। तो यह विदेशी निवेश क्या है? तो विदेशी निवेश एक देश की कंपनी जब दूसरे देश में पूंजी का निवेश करती है तो हम लोग उसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं या विदेशी निवेश कहते हैं। किताब के अंतर्गत यह परिभाषित किया गया है, यह परिभाषा दिया गया है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा किए गए निवेश को
विदेशी निवेश कहा जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे बहुराष्ट्रीय कंपनियां हों। बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसी कंपनियां होती हैं जो कि दो या दो से अधिक देशों में व्यापार करती हैं, और व्यापार वह किसके माध्यम से करती हैं, वह निवेश के माध्यम से या फिर विभिन्न तरीकों से कर सकती हैं, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे, यहाँ पर हम लोग विदेशी निवेश को समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से जो एक देश है, एक देश की कंपनी किसी दूसरे देश की में पूंजी का निवेश करती है तो उसे विदेशी निवेश कहा जाता है, तथा उसे ही प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहा जाता है, एफडीआई कहा जाता है, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। अब हम लोग समझते हैं एक दूसरे फैक्ट को, एक दूसरे चीज को समझते हैं। व्यापार, विदेशी व्यापार की बात कर रहा है, क्योंकि आज अगर वैश्वीकरण की प्रक्रिया बहुत तीव्र गति से चल रही है तो उस वैश्वीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत जो विदेशी व्यापार है तथा विदेशी निवेश है, उसी के माध्यम से वैश्वीकरण की प्रक्रिया अत्यंत ही तीव्र गति से हो रही है। और सच पूछा जाए तो 1990 के दशक के बाद से यह वैश्वीकरण बहुत ही तीव्र गति से उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि 1990 से पूर्व उदारीकरण की बात नहीं होता था। चलिए उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि विदेशी निवेश को समझने के बाद ये विदेशी व्यापार क्या होता है। विदेशी व्यापार क्या होता है? अब विदेशी व्यापार के अंतर्गत देखिए, व्यापार यहां पर आपके चैप्टर के अनुसार अगर हम व्यापार की बात करें तो व्यापार दो प्रकार का होता है। अगर घरेलू व्यापार, घरेलू व्यापार, तथा दूसरा होता है अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। व्यापार, इस घरेलू व्यापार को हम लोग अंतर्देशीय व्यापार भी कहते हैं, अंतर्देशीय व्यापार भी कहते हैं, व्यापार भी। और इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को हम लोग विदेशी व्यापार भी कहते हैं, व्यापार भी कहते हैं। यानी एक देश दूसरे देश से जो व्यापार एक देश जो दूसरे देश में व्यापार करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, चाहे विदेशी व्यापार के नाम से जानते हैं। जबकि घरेलू या अंतर्देशीय व्यापार किसको कहा जाता है? जब अपने देश की सीमाओं के अंतर्गत व्यापार किया जाता है उसे हम लोग अंतर्देशीय या घरेलू व्यापार के नाम से जानते हैं। अब ये जो हो रहा है विदेशी निवेश जो हो रहा है, क्योंकि हमने शुरुआत में ही कहा कि आज वैश्विक स्तर पर अत्यधिक विदेशी निवेश तथा अत्यधिक विदेशी व्यापार के कारण दो देशों के मध्य क्या उत्पन्न हो रहा है? बाजार तथा उत्पाद का क्या हो रहा है? एकीकरण हो रहा है। और उसी एकीकरण की प्रक्रिया को, यानी उसी एकीकरण की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? वैश्वीकरण के नाम से जानते हैं, क्योंकि वह दो देशों के मध्य में क्या उत्पन्न करता है? एक संबंध उत्पन्न करता है, व्यापारिक संबंध उत्पन्न करता है। और उसी व्यापारिक संबंध को हम लोग यहाँ पर इस चैप्टर के दृष्टिकोण से क्या कर रहे हैं? वैश्वीकरण कह रहे हैं। तो इस वैश्वीकरण का अर्थ यही है। अब हम लोग वैश्वीकरण को प्रभावित करने वाले कारक को देखते हैं कि वैश्वीकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। वैश्वीकरण को प्रभावित करने वाले कारक हमने जैसा कि कहा कि इस चैप्टर के अंतर्गत जो वैश्वीकरण की चर्चा किया जाएगा सीमित स्तर में किया जाएगा। और इस बात को माइंड में रख लीजिए, क्योंकि सीमित स्तर में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके अंतर्गत केवल बहुराष्ट्रीय कंपनी, उदारीकरण, WTO और तथा प्रौद्योगिकी तक ही सीमित रहेंगे। इसीलिए यहाँ पर जो भी चर्चा होगा यानी वैश्वीकरण का, तो यहाँ पर जो वैश्वीकरण को प्रभावित करने वाले कारक भी होंगे तो उसी दृष्टिकोण से होंगे। तो यहाँ पर वैश्वीकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं नंबर 1। नंबर 2 की बात करें तो उदारीकरण,
उदारीकरण तथा WTO विश्व व्यापार संगठन, WTO यानी संक्षेप में लिखते हैं यहाँ पर विश्व व्यापार संगठन, तथा अगर तीसरे की बात करें तो उन्नत प्रौद्योगिकी, उन्नत प्रौद्योगिकी। यानी कहा जाए कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो बहुत से कारक हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। इन कारकों के अतिरिक्त अन्य कारक हो सकता है, लेकिन हम लोग को इस चैप्टर के अंतर्गत वैश्वीकरण का अर्थ जो समझना है वह सीमित स्तरों पर समझना है। और यहाँ पर हम लोगों को क्या देखना है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा कैसे ये वैश्वीकरण की प्रक्रिया में योगदान दिया जा रहा है, और बहुराष्ट्रीय कंपनियां आज कैसे तीव्र गति से दो देशों के मध्य में संबंध उत्पन्न कर रही हैं, इन्हीं तक सीमित रखना है। तथा उदारीकरण क्या है, उदारीकरण के अंतर्गत हम लोगों को देखना है कि विश्व व्यापार संगठन का क्या भूमिका है, तथा उन्नत प्रौद्योगिकी किस प्रकार से वैश्वीकरण की प्रक्रिया में योगदान दे रही हैं। तो यही क्या होगा, वैश्वीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक होंगे। अब यहाँ फर्स्ट कारक को उठाते हैं। यहाँ से देखिए कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन पर भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ से नंबर 1 क्वेश्चन बनता है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, तथा वैश्वीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा। लेकिन यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा कि बहुराष्ट्रीय कंपनी से आप क्या समझते हैं, तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण में किस प्रकार से योगदान दे रही हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन उठेगा, तो उसी के अनुसार हम यहाँ पर चालू करें कि बहुराष्ट्रीय कंपनी, किस कंपनी को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। तो अगर कहें कि वे कंपनियां जो दो या दो से अधिक देशों में उद्योग पर नियंत्रण और स्वामित्व रखती हैं, उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। स्पष्ट है कि वे कंपनियां जो दो या दो से अधिक देशों में व्यापार पर, चाहे उद्योग पर क्या करती हैं, नियंत्रण और स्वामित्व रखती हैं, उन कंपनियों को हम लोग बहुराष्ट्रीय कंपनी के नाम से जानते हैं। यहां पर हम लोग अभी समझ रहे थे कि निवेश, तो निवेश के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि क्या देख रहे थे कि विदेशी निवेश के अंतर्गत हम लोग देख रहे थे कि एक देश की कंपनी दूसरे देश में क्या करती है, पूंजी का निवेश करती है, और उसे हम लोग क्या जानते हैं, विदेशी निवेश करते हैं। और इस प्रकार से होता क्या है कि कंपनियां क्या करती हैं, निवेश के हम लोग समझेंगे कि कैसे किस प्रकार से ये जो होती हैं कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं, किसी वैश्वीकरण की प्रक्रिया में कैसे योगदान दे रही हैं, और कैसे किसी दूसरे देश में अपने व्यापार चाहे उद्योग पर नियंत्रण रखती हैं, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम लोग पहले बहुराष्ट्रीय कंपनी को समझते हैं। तो होता क्या है कि ये कंपनियां क्या होती हैं, दूसरे देशों में विदेशी निवेश करती हैं, यानी कि निवेश करती हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विदेशी निवेश कहते हैं। इसीलिए किताब में विदेशी निवेश को किस रूप में परिभाषित किया गया है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहा जाता है। किताब के अंतर्गत यही परिभाषा दिया गया है। यानी वे कंपनी जो दो या दो से अधिक देशों में व्यापार पर नियंत्रण व स्वामित्व रखती हैं, उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। तथा ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती हैं, किसी दूसरे देश में निवेश करती हैं, और निवेश के माध्यम से वहां की जो स्थानीय कंपनी होता है, स्थानीय उत्पादन जो इकाई होता है, उसमें क्या करती हैं, प्रबंधन में हिस्सेदारी करती हैं,
हिस्सेदारी करती हैं और इस तरह से उस कंपनी में क्या करती हैं, नियंत्रण और स्वामित्व प्राप्त कर लेती हैं। उसे ही हम लोग बहुराष्ट्रीय कंपनी के नाम से जानते हैं। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती हैं, लाभ अर्जित करने के लिए। जैसा कि हमने कहा कि निवेश का अंतिम उद्देश्य क्या होता है, लाभ अर्जित करना। कोई भी निवेश उस उद्देश्य से किया जाता है कि भविष्य में किए गए निवेश से क्या होगा, लाभ होगा। और ये विदेशी यह बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती हैं, विदेशों में यानी कि विभिन्न देशों में निवेश के माध्यम से या अन्य प्रकार से अपना व्यापार का प्रचार और प्रसार करती हैं और इस प्रकार से वह वैश्वीकरण की प्रक्रिया को क्या करती हैं, आगे बढ़ाती हैं या वैश्वीकरण की प्रक्रिया को तीव्र करती हैं। यह बहुराष्ट्रीय कंपनियां किन क्षेत्रों में अपने ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां किन क्षेत्रों में निवेश करती हैं या किन क्षेत्रों में अत्यधिक व्यापार करना पसंद करती हैं। तो इसको इस रूप में पूछा जाता है, प्रश्न के रूप में पूछा जाता है। इससे यहां पर एक प्रश्न बनता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां किन क्षेत्रों को, ये देखो यहां पर यह भी हो सकता है क्षेत्र के स्थान पर, यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां किन देशों में या किन क्षेत्रों में निवेश करती हैं, व्यापार करती हैं, या हम यह डायरेक्ट भी प्रश्न होता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां किन क्षेत्रों को प्रमुखता प्रदान करती हैं, किसके लिए प्रमुखता प्रदान करती हैं, किसके लिए, तो निवेश तथा व्यापार के लिए, निवेश तथा व्यापार के लिए। कहने का अर्थ है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं लाभ अर्जित करने के लिए क्या करती हैं, विदेशी निवेश करती हैं, विदेशी व्यापार करती हैं। और यह विदेशी व्यापार तथा निवेश प्रत्येक क्षेत्रों में नहीं करती हैं बल्कि उन क्षेत्रों को प्रमुखता प्रदान करती है। किन क्षेत्रों को प्रमुखता प्रदान करती है, इसी पर हम लोग को डिस्कशन करना है और इससे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है। इसीलिए हम इसको डिस्कशन कर लेते हैं पहले कि चूंकि हम जानते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो विदेशी निवेश तथा विदेशी व्यापार के माध्यम से जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया को तीव्र करती हैं, तो उसका एकमात्र उद्देश्य होता है लाभ अर्जित करना। तो लाभ अर्जित करने के लिए वह कंपनियां किन क्षेत्रों को प्रमुखता प्रदान करेंगी, जहां पर वह विदेशी निवेश तथा विदेशी व्यापार करती हैं, तो उन क्षेत्रों को प्रीफर करती हैं, उन क्षेत्रों को प्रमुखता प्रदान करती हैं जहां पर उनका व्यवसाय फल फूल सके, अन्यथा उनको लाभ नहीं होगा। तो नंबर 1 की बात करें तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन क्षेत्रों को, बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन क्षेत्रों को या देशों को प्रमुखता प्रदान करती हैं, किसके लिए, तो निवेश तथा व्यापार के लिए प्रमुखता प्रदान करती हैं जिन देशों में सस्ता श्रम तथा पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध होता है। चूंकि यह जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करती हैं, अपने माल को ले जाती हैं और वहां पर प्रतिस्पर्धा, यहां प्रतिस्पर्धा से क्या मतलब है, स्थानीय उत्पादक भी हैं तथा एक अंतर्राष्ट्रीय उत्पादक भी हैं। दोनों लोगों को क्या करना है, जो उत्पाद बाजार में बेचना है, बाजार में तो उपभोक्ता के ऊपर निर्भर करता है कि उपभोक्ता कौन से सामान को पसंद करता है। वह अपनी आवश्यकता अनुसार सामान को पसंद करेगा जिसमें कुछ गुण भी हो तथा कम कीमत पर उपलब्ध हो। और यही कारण है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं, लागत मूल्य को कम करने के लिए उत्पादन पर लागत मूल्य
कम करने के लिए उन क्षेत्रों को या उन देशों को प्रमुखता प्रदान करती हैं जिन क्षेत्रों में क्या होता है, सस्ता श्रम होता है। यह श्रमिक किस रूप में हो सकते हैं, कुशल तथा अकुशल श्रमिक, दोनों ही श्रमिक हो सकते हैं। श्रमिक हो सकते हैं, यानी कहने का अर्थ है कि जिन क्षेत्रों में चाहे जिन देशों में सस्ते दर पर कुशल तथा अकुशल दोनों ही प्रकार के श्रमिक उपलब्ध होते हैं, उन क्षेत्रों को प्रमुखता प्रदान करती हैं। नंबर 2 की यदि बात करें तो लागत को कम करने के, यानी उत्पादन पर लागत को कम करने के लिए उन क्षेत्रों या उन देशों को अत्यधिक प्रमुखता प्रदान करती है जिन क्षेत्रों में उनके उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध होता है, आसानी से उपलब्ध होता है, उन्हीं क्षेत्रों को प्रमुखता प्रदान करती है। अगर नंबर 2 की बात करें, जिन क्षेत्रों और देशों में वह अपना उत्पादन इकाई स्थापित करती हैं, चाहे व्यापार करती हैं, चाहे निवेश करती हैं, उन क्षेत्रों के या उन देश के व्यापार नीतियों का या कहें कि वहां के कानून का अध्ययन करती हैं और यदि उस देश या उस क्षेत्र के जो कानून होते हैं उनके व्यापार के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं, उन क्षेत्रों को क्या करती हैं, प्रमुखता प्रदान करती हैं। अगर नंबर 3 की बात करें तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन क्षेत्रों को प्रमुखता प्रदान करती हैं जो कि बाजार से निकटता से जुड़ा होता है। उत्पादन का मतलब ही है कि वो बाजार में पहुंचना चाहिए, अगर बाजार में नहीं पहुंचता है तो वह बिक्री नहीं हो सकता है, तब उत्पादन का कोई मतलब नहीं होगा। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन क्षेत्रों को भी प्रमुखता प्रदान करती हैं जो कि बाजार से निकटता से जुड़ा होता है। अगर नंबर 4 की बात करें तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन क्षेत्रों को भी प्रमुखता प्रदान करती हैं जिन क्षेत्रों में परिवहन तथा दूरसंचार संसाधन या दूरसंचार व्यवस्था उन्नत किस्म का होता है, या हम कहें कि उन क्षेत्रों को प्रमुखता प्रदान करती हैं जिन क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था उत्तम किस्म का होता है तथा दूर संचार व्यवस्था भी क्या होता है, उत्तम किस्म का होता है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, 5वें की बात करें तो यह किताब के अंतर्गत दिया नहीं गया है, लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन्हीं क्षेत्रों तथा देशों को प्रमुखता प्रदान करती हैं जहां पर सरकार अस्थायी होता है, शांतिपूर्ण माहौल होता है, वहां पर क्राइम कम होता है, उन क्षेत्रों को क्या करती हैं, वह प्रमुखता प्रदान करती हैं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने विदेशी व्यापार के लिए चाहे निवेश के लिए किन क्षेत्रों को प्रमुखता प्रदान करती है, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। आगे हम बढ़ते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का वैश्वीकरण में किस प्रकार से योगदान हो रहा है या कैसे योगदान दे रही हैं। तो एक बात जान लीजिए कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि वैश्वीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, वैश्वीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, और जो नंबर 1 कारक है बहुराष्ट्रीय कंपनी, उसी के अंतर्गत हम लोग तमाम तरह के जो प्रश्न बन सकते हैं उसी पर हम लोग क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अगला हम लोगों का क्या होगा, उदारीकरण तथा WTO, तथा तीसरा क्या होगा, प्रौद्योगिकी या उन्नत प्रौद्योगिकी। तो इसी के अंतर्गत हम लोग देख रहे थे, अभी हम लोगों ने क्या देखा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं, दूसरा हम लोगों ने देखा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने व्यापार तथा निवेश के लिए किन क्षेत्रों को प्रमुखता प्रदान करती हैं, तथा तीसरा इससे क्या होता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का बहुराष्ट्रीय कंपनियों का वैश्वीकरण में योगदान, वह किस रूप में योगदान देती हैं। तो अगर नंबर 1 की बात करें
तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती हैं? अभी हमने कहा निवेश करती हैं, निवेश के द्वारा बहुराष्ट्रीय कंपनियां। अब देखिए, अब यह जो पहले जो समझे हैं उसके अनुसार यह क्या हो गया? आसान हो गया। आसान कैसे हो गया? कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती हैं, किसी दूसरे देश में जाकर के वह निवेश करती है और निवेश करने के बाद उस कंपनी में क्या करती है? प्रबंधन में हिस्सेदारी करती है। वह जिसके द्वारा वह क्या होता है, उस उत्पादन इकाई में तीव्र गति से उत्पादन होता है, तीव्र गति से उत्पादन होता है। क्यों? क्योंकि यह पूंजी का जो निवेश किया जाता है, यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो निवेश करती हैं वह किसके लिए करती हैं? विभिन्न प्रकार की परिसंपत्ति को खरीदने के लिए करती हैं। अभी हमने इस पर चर्चा किया था। तो होता क्या है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसी दूसरे देश में निवेश करती हैं विभिन्न प्रकार की परिसंपत्तियों को खरीदने के लिए, चाहे भवन की बात की जाए, भूमि की बात की जाए, मशीन की बात की जाए, अन्य उपकरण की बात की जाए, चाहे कच्चे माल की बात किया जाए। और यह निवेश क्यों करती हैं? तो निवेश का हमने बताया था कि निवेश का अंतिम उद्देश्य क्या होता है? तो निवेश का अंतिम उद्देश्य होता है लाभ अर्जित करना। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां लाभ अर्जित करने के लिए विभिन्न देशों में पूंजी का निवेश करती हैं और उस निवेश के द्वारा दो देशों के मध्य में क्या उत्पन्न होता है? संबंध उत्पन्न होता है। और हम लोग जो अभी वैश्वीकरण की परिभाषा को देख रहे थे उसके अंतर्गत हम लोग देख रहे थे कि विभिन्न देशों के मध्य परस्पर संबंध तथा एकीकरण की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। तो इस प्रकार से बहुराष्ट्रीय कंपनियां निवेश के द्वारा क्या करती हैं? वैश्वीकरण की प्रक्रिया को तीव्र करती हैं। अगर हम दूसरे की बात करें तो संयुक्त उपक्रम स्थापित करके, संयुक्त उपक्रम स्थापित करके, ये दूसरा तरीका है वैश्वीकरण की प्रक्रिया में योगदान का। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसी दूसरे देश की स्थानीय कंपनी से कोलैबोरेट करती है, यानी कि उस उपक्रम में संयुक्त रूप से उपक्रम स्थापित करती है। अगर हम बात करें तो कुछ ऐसी कंपनियां, जैसे कि अब तो वह नहीं रहा है, लेकिन हीरो होंडा जो भारत में चलता था, हीरो होंडा, हम उदाहरण के तौर पर कह रहे हैं क्योंकि ये दोनों कंपनी क्या हो गई हैं? अब पृथक हो चुकी हैं। जैसे फोर्ड जो अमेरिका की कंपनी है और महिंद्रा एंड महिंद्रा, यह क्या करती हैं? आपस में संयुक्त उपक्रम स्थापित करती हैं। दोनों क्या करती हैं? आपस में प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण करती हैं और उसके माध्यम से उत्पादन करती है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने उत्पाद को ले जाकर के बेच देती हैं। तो यहाँ पर हम उदाहरण जो उठाए हैं कि जैसे हीरो होंडा, चूंकि प्रचलित नाम है, आप लोग भी इसको सुने होंगे, इसीलिए मैंने उठा दिया, क्योंकि फोर्ड तथा महिंद्रा भी क्या करती है? संयुक्त उपक्रम स्थापित की हैं। किस क्षेत्र में? परिवहन, या कहें कि परिवहन उद्योग में। यानी वो क्या करती हैं? विभिन्न प्रकार की गाड़ियां उत्पादित करती हैं। लेकिन यहां पर हीरो होंडा का बना है। हीरो क्या है? यह हीरो भारत की कंपनी है और होंडा कहाँ की कंपनी है? जापान की कंपनी है। और दोनों, चूंकि हमने पहले ही कह दिया है कि दोनों कंपनी क्या हो चुकी हैं? दोनों कंपनी अलग अलग हो चुकी हैं तथा भारत में ही दोनों कंपनी व्यापार कर रही हैं। हीरो अपने नाम से व्यापार कर रहा है तथा होंडा अपने नाम से व्यापार कर रहा है। लेकिन प्रारंभ में, यानी कि पहले, कि दोनों कंपनियां क्या थी? संयुक्त उपक्रम स्थापित करती थी और वह अपने उत्पाद को किस नाम से बाजार में लाती थी? हीरो होंडा के नाम से लाती थी। तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहां पर संयुक्त उपक्रम स्थापित करके होता क्या है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थानीय कंपनियों से मिलकर के संयुक्त उपक्रम स्थापित करते हैं और इसके माध्यम से दो देशों के मध्य में क्या उत्पन्न होता है? संबंध उत्पन्न होता है और उससे विश्व स्तर पर उन देशों का एकीकरण होता है। अगर तीसरे की बात करें, तीसरा जो है अधिग्रहण द्वारा,
अधिग्रहण द्वारा। कभी कभी क्या होता है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं, वह बहुराष्ट्रीय कंपनियां, अभी हमने बताया कि जब निवेश करती हैं, जिस भी उत्पादन इकाई में निवेश करती हैं, तो उसके प्रबंधन में हिस्सेदारी को खरीद लेती हैं। निवेश का ये फंक्शन होता है। तो यह बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसी कंपनी में बहुत ज़्यादा निवेश कर देती हैं और निवेश करके उसको अधिग्रहित कर लेती हैं, और अधिग्रहित करने के बाद वह उस देश की स्थानीय कंपनी पर अधिग्रहण के द्वारा वहां पर अपना उत्पादन इकाई स्थापित करती है, और इस तरह से दो देशों के बीच में क्या उत्पन्न होता है, संबंध उत्पन्न होता है तथा एकीकरण की प्रक्रिया तीव्र होती है। और उसी एकीकरण की प्रक्रिया को हम लोग क्या कह रहे हैं, वैश्वीकरण कर रहे हैं। इसके अंतर्गत जैसे कारगिल फूड्स, यह एक अमेरिका की कंपनी है, जो भारत की कंपनी परख फूड्स, जो कि रिफाइनरी सेक्टर की कंपनी है। कारगिल फूड्स क्या करता है, कारगिल फूड्स जो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है, वह स्थानीय कंपनी जो भारत की कंपनी है, रिफाइनरी सेक्टर की कंपनी है, जो कि क्या करती है, विपणन का काम करती है, उसको अधिग्रहित कर लेता है तथा उस परख फूड पर अधिग्रहण करने के बाद अपनी उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रतिदिन उत्पादन इकाई क्या कर देता है, बढ़ा देता है। और जो परख फूड के उपभोक्ता हैं, क्योंकि परख फूड क्या है, बहुत दिनों से स्थानीय बाजार में उपस्थित है और इसके आधार पर उसके क्या हैं, उपभोक्ता हैं। तो इस प्रकार से यह बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या करती कि परख फूड को अधिग्रहित कर ली, और अधिग्रहण के बाद वह भारत में उत्पादन करना प्रारंभ की, और परख फूड के जितने भी उपभोक्ता हैं वह क्या हैं, वह कारगिल फूड्स के उपभोक्ता हो गए। और इस प्रकार से जैसे कि पहले एक ये दूरसंचार कंपनी थी, जैसे कि हच, तो हच कंपनी को किसने अधिग्रहण कर लिया, वोडाफोन ने कर लिया। अब जो हच कंपनी के जितने भी कस्टमर हैं वह किसके कस्टमर हो गए, वोडाफोन का हो गए। अब बाद में विकास के क्रम में क्या होगा, आप किस प्रकार की गुणवत्ता योग्य उत्पादन करेंगे, किस प्रकार की सेवाएं प्रदान करेंगे, उसके ऊपर आपका विकास निर्भर करता है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को क्या देखना है, अधिग्रहण के द्वारा किस प्रकार से वैश्वीकरण की प्रक्रिया हो रही है। यानी यह अमेरिका की कंपनी क्या करती है, भारत की कंपनी को अधिग्रहित करती है, और इस तरह से दो देशों के मध्य में क्या होता है, संबंध उत्पन्न होता है और एकीकरण की प्रक्रिया तीव्र होती है, और इसके द्वारा वैश्वीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। अगर हम चौथे की बात करें तो सेवा द्वारा बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती हैं कि अपने उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा उपलब्ध कराने के लिए तमाम तरह के कॉल सेंटर की स्थापना करती है, तथा कॉल सेंटर की स्थापना के लिए यह कोशिश करती हैं कि हम उन देशों को प्रीफर करें या उन देशों में अपने कॉल सेंटर को स्थापित करें जहां पर कि तकनीक को समझने वाले कुशल श्रमिक सस्ते दर पर उपलब्ध हो। अभी हमने बताया कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां किन क्षेत्रों को प्रमुखता प्रदान करती है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन क्षेत्रों को प्रमुखता प्रदान करती है जिन क्षेत्रों में उत्पादन लागत क्या हो सकता है, कम हो सकता है। तो ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती हैं कि सेवा के द्वारा वैश्वीकरण की प्रक्रिया को तीव्र करती हैं, और इसके अंतर्गत उन क्षेत्रों को या उन देशों में अपने कॉल सेंटर या सर्विस सेंटर की स्थापित करती हैं जिन क्षेत्रों चाहे जिन देशों में सस्ते दर पर कुशल श्रमिक उपलब्ध होते हैं। जैसे अगर भारत की बात किया जाए तो भारत में क्या है, तकनीक को समझने वाले कुशल श्रमिकों की भरमार है, तथा यहाँ पर यानी कि भारत में विभिन्न प्रकार की जो कंपनियां हैं वह विभिन्न प्रकार की कंपनियां अपने कॉल सेंटर को स्थापित करती हैं, अपने सर्विस सेंटर को स्थापित करती हैं, और इसके द्वारा दो देशों के मध्य में क्या उत्पन्न होता है, संबंध उत्पन्न होता है, और इस तरह से वैश्वीकरण की प्रक्रिया क्या होती है, तीव्र होती है। और एक पांचवा रीजन है कि उत्पादन के लिए ऑर्डर देकर बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती हैं कि यह कोई आवश्यक नहीं है कि वह स्वयं ही माल का उत्पादन करती हों। कभी कभी क्या करती हैं कि वह किसी दूसरे देश में जहां सस्ते दर पर उत्पादन हो सकता है, वहां के छोटे उत्पादक जो बिखरे हुए हैं
उनसे क्या करती है, उत्पादन करने के लिए ऑर्डर दे देती है। और वह उत्पादक, जिनको ऑर्डर मिला है, वह उत्पादक उस कंपनी के लिए उत्पादन करते हैं और उत्पादन को उस कंपनी को ले जाकर के दे देते हैं। और कंपनी क्या करती है, कंपनी उस पर ब्रांड नाम लिख करके बाजार में बेचने के लिए उपलब्ध कराती है। और इस तरह से, यानी कि इस तरह से उत्पादन के ऑर्डर के द्वारा भी क्या होता है, दो देशों के मध्य संबंध उत्पन्न होता है। जैसे कि एक उदाहरण किताब में दिया हुआ कि अमेरिका की एक कंपनी है जो क्या करती है, चीन में अपने उत्पादन को बनाती है तथा मैन्युफैक्चर करने के लिए कहाँ ले जाती है, मैक्सिको ले जाती है। चूंकि मैक्सिको को क्यों चुनी हुई है, तो चीन को इसलिए चुना, चीन में इसलिए उत्पादन कराती है क्योंकि वहाँ पर सस्ती दर पर श्रमिक उपलब्ध है। मैक्सिको में इसलिए ले जाती है कि यूरोप के बाजारों से वह निकटता से जुड़ा हुआ है और वहाँ पर ले जाकर के मैन्युफैक्चरिंग करती है। यानी अमेरिका की कंपनी, चीन में उत्पादन होता है लेकिन वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का कार्य कहाँ होता है, मैन्युफैक्चरिंग का काम अलग होता है तथा उसे अलग अलग देशों में ले जाकर के बेच दिया जाता है। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, उत्पादन के द्वारा भी उत्पादन के लिए ऑर्डर के द्वारा भी वैश्वीकरण की प्रक्रिया तीव्र हो रही है। तो यह है बहुराष्ट्रीय कंपनी का योगदान, यानी कि वैश्वीकरण में को प्रभावित करने वाले कारण जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी। और यह इसके अंतर्गत हम लोग देख रहे थे कि बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनी किन क्षेत्रों को उत्पादन के लिए प्रमुखता प्रदान करती है तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों का वैश्वीकरण में क्या योगदान है। अब हम लोग देखते हैं उदारीकरण को, कि उदारीकरण क्या है। उदारीकरण क्या है, यानी कि वैश्वीकरण को प्रभावित करने वाला जो दूसरा कारण है वह क्या है, उदारीकरण तथा डब्ल्यूटीओ। तो इसको हम लोग देखते हैं कि पहले नंबर देखते हैं कि उदारीकरण क्या है, उदारीकरण क्या कहा जाता है। तो उदारीकरण का अर्थ है कि व्यापार के अवरोधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण के नाम से जाना जाता है। लिख लेते हैं, व्यापार के अवरोधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण के नाम से जाना जाता है। यानी स्पष्ट कहें तो जो व्यापार के अवरोधक होते हैं उन व्यापार के अवरोधकों को हटाने की जो प्रक्रिया होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उदारीकरण के नाम से जानते हैं। क्योंकि होता क्या है कि कोई भी देश अपने औद्योगिक विकास या कहें कि अपने औद्योगिक ढांचे को मजबूत करने के लिए तथा अपने देश के आर्थिक विकास और समृद्धि के लिए प्रारंभिक रूप से जिस समय उद्योगों की स्थापना करता है उस समय कुछ अवरोध उत्पन्न करता है। और उत्पन्न किस लिए करता है, अपने औद्योगिक ढांचे को मजबूत करने के लिए। आज हम अगर विकासशील देशों की बात करें चाहे विकसित देशों की बात करें तो विकासशील देशों में इस प्रकार के अवरोध तो होते ही हैं, लेकिन अगर जो आज विकसित राष्ट्र हैं, विकसित राष्ट्र भी जिस समय अपना औद्योगिक विकास कर रहे थे उस औद्योगिक विकास करने के क्रम में प्रारंभ में वो क्या किए थे, तमाम तरह के अवरोध उत्पन्न किए थे। क्यों किए थे, क्योंकि उद्योग क्या करते हैं, उद्योग को बाजार में प्रतिस्पर्धा करना होता है, बाजार योग्य वस्तु का उत्पादन करना होता है। और ऐसी स्थिति में अगर जिस समय औद्योगिक उत्पादन का विकास हो रहा है और उसी में अगर अवरोध न हो तो क्या होगा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अनावश्यक रूप से प्रतिस्पर्धा प्रारंभ कर देंगी। और इस प्रकार से जो स्थानीय उद्योग हैं, जो औद्योगिक किसी देश का औद्योगिक ढांचा है वह क्या हो सकता है, कमजोर हो सकता है। तो प्रत्येक प्रकार के जो राष्ट्र होते हैं अपने औद्योगिक ढांचे को मजबूत बनाने के लिए प्रारंभ में कुछ व्यापार के नियम बनाती हैं और वही नियम क्या बन जाता है, व्यापार के लिए अवरोधक का कार्य करती हैं। लेकिन अगर वर्तमान परिवेश की अगर बात करें तो कोई भी देश क्या चाहता है, अत्यधिक विदेशी निवेश चाहता है।
क्या चाहता है? अत्यधिक विदेशी व्यापार चाहता है। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने जो व्यापार के अवरोधक नियम हैं, जिसके आधार पर आप बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपने क्षेत्र में नहीं आने देते हैं, उन नियमों को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। और उस हटाने की, यानी उन अवरोधों को हटाने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? व्यापार के अवरोधों को हटाने की प्रक्रिया को ही हम लोग उदारीकरण के नाम से जानते हैं। उदारीकरण के नाम से जानते हैं। अब यहां पर यह प्रश्न उठता है कि WTO की रोल क्या है, या उदारीकरण से लाभ क्या होता है? तो उदारीकरण जब हो जाता है, यानी कि जो व्यापार के अवरोधक नियम हैं, जो उनको हटा दिया जाता है, तो कोई भी बहुराष्ट्रीय कंपनी उस देश में जाकर के अपना व्यापार तथा निवेश कर सकती है। और इस तरह से वह क्या होता है? उस देश का जहां पर निवेश, पूंजी का निवेश होता है, उस देश का आर्थिक विकास तथा समृद्धि होना प्रारंभ हो जाता है। अगर हम बात करें, उदारीकरण की बात करें, तो आज वैश्वीकरण के दौर में किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास और समृद्धि के लिए उदारीकरण क्या है? जरूरी है। कोई भी राष्ट्र क्या कर सकता है? उदारीकरण कोई नीति को अपनाकर ही विदेशी निवेश को आमंत्रित कर सकता है। और बिना विदेशी निवेश को आमंत्रित किए उत्पादन के लिए पूंजी आप नहीं जुटा सकते हैं। अगर आपको उत्पादन के लिए पूंजी जुटाना है, तो आपको बाजार में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लाना ही होगा। और जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां तभी आएंगी जब उनके, अभी हमने बता रहा था कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां किन क्षेत्रों को प्रमुखता प्रदान करती हैं, तो उन क्षेत्रों को प्रमुखता प्रदान करती है जिन देशों का या जिन क्षेत्रों का जो व्यापार नीति होता है, व्यापारिक कानून होते हैं, उनके व्यापार के अनुकूल होते हैं। क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसके लिए कार्य करती हैं? लाभ के लिए कार्य करती हैं। उन्हें लाभ नहीं होगा तो वह किसी देश में व्यापार या निवेश नहीं कर सकती हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है? उदारीकरण की प्रक्रिया अपनाने के कारण अत्यधिक विदेशी निवेश आता है, अत्यधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियां आती हैं, जिससे उस देश का आर्थिक विकास तथा समृद्धि निश्चित हो जाता है। और आज क्या जरूरत है? आज हमें विदेशी निवेश की जरूरत है। और यही कारण है कि इस वैश्वीकरण के दौर में हम लोग किस नीति को अपना रहे हैं? तो उदारीकरण की नीति को अपना रहे हैं, और उसके आधार पर व्यापार के अवरोधों को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। तो यह है उदारीकरण। अब यह उदारीकरण के प्रक्रिया को अपनाने के कारण, जो विश्व स्तर पर उदारीकरण की प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है, इसके कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सुनहला अवसर मिला है कि वह वैश्विक स्तर पर अपने व्यापार का प्रचार प्रसार कर सके। और इस तरह से देखा जा रहा है कि उदारीकरण क्या कर रहा है? वैश्वीकरण की प्रक्रिया को तीव्र कर रहा है। अगर WTO की बात करें, यानी विश्व व्यापार संगठन की बात करें, विश्व व्यापार संगठन क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। यह क्या करता है? तो वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है। इस WTO की स्थापना 1995 में जेनेवा में, जो स्विट्जरलैंड में अवस्थित है, जेनेवा में किया गया था। तथा इस विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय भी कहाँ है? तो जेनेवा में अवस्थित है। विश्व व्यापार संगठन क्या करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है। इसका अन्य कार्य क्या है? तो नंबर 1 की बात करें, विश्व व्यापार के कार्य, कभी कभी लघु उत्तरी के अंतर्गत पूछता है कि जो विश्व व्यापार संगठन है, वह विश्व व्यापार संगठन के विषय में आप क्या जानते हैं, या विश्व व्यापार संगठन के कार्य बताइए। तो यहां से आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि विश्व व्यापार संगठन, जैसा कि हमने कहा कि 1995 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? जेनेवा में अवस्थित है। और जेनेवा कहाँ अवस्थित है? तो स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। कार्य के रूप में यह क्या करता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करने के लिए नियम और कानून बनाता है। यानी कि पहला इसका कार्य क्या होगा कि विश्व व्यापार संगठन, यहां इसका संक्षिप्त नाम लिखते हैं
WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो WTO का पहला कार्य क्या है कि वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करने के लिए नियम व कानून बनाता है। अगर दूसरे कार्य के रूप में कहें या उसी में लिख सकते हैं या दूसरे कार्य में भी देख सकते हैं कि WTO अन्य दूसरा काम क्या करता है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करने के लिए जो नियम और कानून बनाता है, वह यह भी देखता है कि क्या उसके सदस्य राष्ट्र के आ गया। तो देखिए, इसके विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों की अगर संख्या की बात करें तो किताब में दिया है 2016 में इसके कितने सदस्य थे, तो 165 सदस्य थे। लेकिन अगर वर्तमान समय की बात किया जाए तो दो तरह के प्रश्न बन सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रश्न को समझना आधा उत्तर देना है। तो पहले प्रश्न को समझिएगा, क्योंकि किताब के अंतर्गत जो दिया गया है वह 2016 का आंकड़ा दिया गया है और 2016 में विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों की संख्या की बात करें तो 165 थे, लेकिन वर्तमान समय में इसके सदस्य देशों की संख्या 166 है। तो यहां से बहुविकल्पी के प्रश्न बन सकते हैं या फिर बहुविकल्पी के प्रश्न WTO का मुख्यालय कहां अवस्थित है, कब स्थापना हुआ, यहां से भी बनते हैं। तो हम बता रहे थे कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करने के लिए जो नियम और कानून WTO के द्वारा बनाया जाता है, वह WTO क्या करता है, उन कानूनों पर निगरानी करता है कि क्या उसके सदस्य देश इन नियम कानूनों को मान रहे हैं अथवा नहीं मान रहे हैं। तीसरे अगर कार्य की बात करें तो WTO क्या करता है, विभिन्न देशों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या कह सकते हैं कि वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रवाह के लिए उदार नियम को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। हमने अभी उदारीकरण को बताया था कि उदारीकरण क्या है, और उदार नियम का मतलब ही होता है कि हम दूसरे देश में जो व्यापार के अवरोधक हैं, वह अवरोधक क्या करते हैं, वह वहां पर होने वाले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अवरोध उत्पन्न करते हैं और उसी को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण के नाम से जानते हैं। और WTO क्या करता है कि WTO उदार नियम अपनाने की यानी अपने सदस्य देशों को प्रोत्साहित करता है कि वह अपने देश में जो व्यापार विदेशी व्यापार के लिए उदार नियम है, उदार नियम को अपनाएं। और इस तरह से WTO भी क्या करता है, वैश्वीकरण में योगदान देता है। यह है विश्व व्यापार संगठन का कार्य। तो इस तरह से जो वैश्वीकरण को प्रभावित करने वाले जो दूसरा कारण था, यानी कि उदारीकरण था WTO, इसको हम लोग देख चुके हैं। अगर तीसरा जो कारक है वैश्वीकरण के प्रभावित करने वाले कारक, इसी के द्वारा हम सारे प्रश्नों को उत्तर भी दे रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रौद्योगिकी उन्नत प्रौद्योगिकी। तो देखिए, यहां पर वैश्वीकरण को प्रभावित करने वाले जो प्रौद्योगिकी हैं उसके अंतर्गत विशेष रूप से परिवहन व्यवस्था तथा संचार व्यवस्था की तकनीक के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि हमने कहा कि यहां पर वैश्वीकरण की जो चर्चा करना है वह सीमित स्तर पर करना है, और वह सीमित स्तर क्या है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों तक ही सीमित है। तो यहां पर क्या होता है कि जो उन्नत किस्म की आज की जो तकनीक है, क्या है कि कोई भी देश में जो परिवहन क्षमता है, परिवहन व्यवस्था है, अत्यंत ही तीव्र गति से हो रहा है, क्योंकि वहां पर विकसित तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस तरह से जब उन्नत किस्म की परिवहन व्यवस्था क्या करता है, उन्नत किस्म की परिवहन व्यवस्था से वस्तुओं
तथा सेवाओं का एक देश से दूसरे देश में ले जाने और ले आने यानी आयात और निर्यात में सुविधा उत्पन्न करता है। और इस तरह से जिन क्षेत्रों में हमने अभी बताया ना कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन क्षेत्रों को भी प्रीफर करती हैं, उन क्षेत्रों को भी प्रमुखता प्रदान करती है उत्पादन इकाई स्थापित करने के लिए, निवेश करने के लिए, चाहे व्यापार करने के लिए, जिन क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था उन्नत किस्म का होता है। तो इसके द्वारा यानी कि उन्नत किस्म के परिवहन व्यवस्था क्या होता है कि के भी कारण उन्नत परिवहन व्यवस्था के कारण भी वैश्वीकरण की प्रक्रिया काफी तीव्र गति से होती है, क्योंकि उन्नत किस्म के परिवहन व्यवस्था के द्वारा वस्तुओं तथा सेवाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान तक या कहें कि आयात और निर्यात क्या हो जाता है, सरल और सुगम हो जाता है, और जिसके द्वारा वैश्वीकरण की प्रक्रिया तीव्र गति से होती है। ठीक उसी प्रकार से अगर बात करें संचार व्यवस्था, तो दूर संचार व्यवस्था, आज अगर दूर संचार व्यवस्था की बात किया जाए तो दूर संचार व्यवस्था में काफी तेजी से प्रगति हुआ है तथा प्रौद्योगिकी अगर विकास की बात करें तो बहुत ज्यादा प्रौद्योगिकी विकास हुआ है, जो कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। एक देश या दूर देश या बहुत देश के किसी भी कोने में बैठा हुआ व्यक्ति किसी भी विश्व के किसी भी देश से क्या कर सकता है, तुरंत संबंध स्थापित कर सकता है, संवाद कर सकता है। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, दूर संचार व्यवस्था भी क्या कर रही है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित कर रही है, यानी कि वैश्वीकरण को प्रक्रिया को गतिशील बना रही है, प्रभावित कर रही है। क्योंकि आज देखा जा रहा है, चाहे कंप्यूटर की बात करें, चाहे दूर संचार टेक्नोलॉजी में, चाहे मोबाइल की बात करें, ईमेल की बात करें, पेजर की बात करें, फैक्स की बात करें, यह जो संचार व्यवस्था के अंतर्गत देखा गया किसी भी देश से जो कि ये विश्व के किसी भी कोने में अवस्थित हो वहां पर संचार करना यानी कि संवाद करना संभव हो गया है। और इस तरह से एक विश्व के किसी भी कोने में बैठ करके आप अपने उद्योग को संचालित कर सकते हैं। आज तो कंप्यूटर का इस्तेमाल हर क्षेत्रों में हो रहा है और यह क्या कर रहा है, यह वैश्वीकरण की प्रक्रिया को अत्यंत तीव्र कर रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारण हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं तथा उदारीकरण की नीति तथा डब्ल्यूटीओ यानी कि विश्व व्यापार संगठन तथा उन्नत किस्म की प्रौद्योगिकी विकास है। तो हम आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट डे मिलते हैं। तो उसमें देखते हैं कि लेसन का नाम है वैश्वीकरण तथा भारतीय अर्थव्यवस्था। अब हम लोग देखेंगे कि अगले इसके भाग, यह भाग 1 हो गया, भाग 2 के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि वैश्वीकरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित किया तथा एक दूसरा जो प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि न्यायसंगत वैश्वीकरण क्या है और न्यायसंगत वैश्वीकरण के लिए कुछ उपाय सुझाइए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने जो चर्चा किया वो लॉन्ग हो सकता है, लेकिन इसके माध्यम से हम लोगों ने कई प्रश्नों को उत्तर पर हमने चर्चा किया है। नंबर 1 पहला प्रश्न इससे बनता है, प्रश्न पर भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि वैश्वीकरण क्या है तथा वैश्वीकरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। अभी हमने कहा बहुराष्ट्रीय कंपनी, जिसको हम लोग डिटेल्स में पढ़े, उदारीकरण तथा WTO, जिसको भी हम लोगों ने डिटेल्स में देखा, तथा उन्नत किस्म की प्रौद्योगिकी। अगर हम बात करें कि दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण में किस प्रकार से योगदान दे रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने व्यावसायिक उत्पादन को स्थापित करने के लिए किन देशों को प्रमुखता प्रदान करती हैं, ये दूसरा क्वेश्चन। उसके बाद उदारीकरण क्या है और उदारीकरण वैश्वीकरण को कैसे प्रभावित कर रहा है तथा WTO क्या है तथा WTO का कार्य, तथा एक और क्वेश्चन यहां से बनता है कि उन्नत प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण को कैसे प्रभावित किया। तो देखिए यहां पर लॉन्ग क्वेश्चन तथा शॉर्ट क्वेश्चन दोनों ही क्वेश्चन बनते हैं और इससे मैक्सिमम क्वेश्चन बनता है। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बनता है कि वैश्वीकरण भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करता है, इसको नेक्स्ट दिन देखेंगे। थैंक यू।